नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विशेष नगरी। विशेष नगरी में आप सबका स्वागत है। आज हम बैठे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष सैयद पठान के साथ। सैयद पठान ने आज 2 दिन पहले 21 एकड़ आरक्षित जमीन के मामले में लेकर इन्होंने एक आंदोलन निकाला था और धरना प्रदर्शन किया था जिलाधिकारी कार्यालय के सामने और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा था। आज हम ये जानने के लिए बैठे हैं कि आखिर वो 21 एकड़ जमीन का मामला क्या है, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है। सैयद पठान साहब, आपका विशेष नगरी में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये 21 एकड़ जमीन का मामला क्या है, जिसके लिए आपने 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया था। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पहले तो मैं सौरभ भाई आपके और आपकी विशेष नगरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने ये इतने बड़े जो आरक्षित ज़मीनों का मामला है उसके ऊपर बात रखने का मौका दिया, आवाम तक हमारी बात पहुँचाने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि जो 31 एकड़ का जो मैं मामला लेकर बता रहा हूँ आपको, जिसके लिए हम लोगों ने अभी कलेक्टर ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया, ये रिजर्वेशन प्लॉट है। आपको पता होगा कि पहले हमारे शहर के अंदर जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट थे 2020 आते आते 21 आते आते वो सब खत्म कर दिए गए। किस तरीके से उस पर चाहे इलीगल हो लीगल हो, बिल्डर माफिया ने कब्जा कर लिया और उससे सबसे बिल्डिंगें बन चुकी है। मित्तल के अंदर हमने जब यानी सब रिजर्वेशन प्लॉट की डिटेल निकाली थी उस वक्त, तो मुझे पता चला था कि शहर में अभी भी कुछ रिजर्वेशन बचे हुए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एक ही जगह पर 6 रिजर्वेशन साथ में लगकर बचे हुए थे। टोटल वो 30-31 एकड़ का प्लॉट था। तो हमने उसको ऐसा रखा हुआ था, मैंने भी नजर में रखा हुआ था कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जब इलेक्शन होंगे, हमारी एमआईएम को मौका मिलेगा, स्पेशली मुझे भी शायद मौका मिलेगा, मैं जब अंदर जाऊंगा, आवाम मुझे जिताएगी और मैं जाऊंगा, तो मैं इसके ऊपर कुछ बनाने के लिए सरकार से मांग के फंड ला करके इसको बनाने का काम चालू करवाऊंगा। ये उम्मीद तो हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि जितने भी अभी बैठे आपको पता सब नाकारा है। अगर मैं उस टाइम किसी से मदद मांगता तो वो ये जो आज हो रहा है वही होता, खरीद बेच का मामला था। इस वजह से हम रुके हुए थे। लेकिन सडनली 2022 के एंड में वहां पर एक इज्तिमा रखा गया। इज्तिमा जैसी कंप्लीट हुआ, इज्तिमे की आड़ में वहां पर पूरी भरनी कराई गई और लोगों से आवाम से वहां पर पैसा डलवा कर भरनी कराई गई। उसके बाद जैसे वो इज्तिमा खत्म हुआ, मैंने देखा कि वहाँ बाउंड्री बनना शुरू हुई। तो जब बाउंड्री गिरना शुरू हुई तो मैंने टीएमसी में इसकी इंक्वायरी लेना शुरू किया कि ये जो बाउंड्री बनाई जा रही है, टीएमसी बना रही है, क्या टीएमसी ने हमारा कुछ फंड दे दिया और हमारा इतना बड़ा रिजर्वेशन बन के मिलेगा। तो मुझे पता चला कि ये प्राइवेट बिल्डर लोग बाउंड्री कर। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तकरार करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले तलाटी ऑफिस से वहां के रिजर्वेशन प्लॉट की डिटेल निकालना शुरू की। ये जो जितने 7-12 मैंने सर्वे नंबर दिए और इस सर्वे नंबर पे मेरे को पूरे डिटेल दो। तो जब मुझे वो डिटेल्स मिली तो काफी शॉकिंग था कि उसमें 2020 और 21 के अंदर फेरफार किए गए और कुछ नए नाम चढ़ाए गए बिल्डरों। तो नए नाम कौन थे? वो नए नाम काफी शहर के 10 या 12 बिल्डर्स थे। लेकिन सबसे शॉकिंग जो उसमें नाम था, तो एक पार्टी के जो एनसीपी पार्टी है हमारे शहर की, और जो यहाँ के स्थानीय एमएलए जितेंद्र और उनकी पार्टी के उनके शहर के अध्यक्ष शमीम खान का नाम मुझे मिला। तो मैंने और उसकी तकरार करना शुरू किया। मैंने अपना कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सीएम और सब तरफ मैंने उसके लेटर्स भेजे कि ये एक रिजर्वेशन प्लॉट है। मैंने सर्वे नंबर्स के साथ और वो रिजर्वेशन डिटेल के साथ सब तरफ नंबर लेटर दिए। 2023 जनवरी के महीने में मैंने पहला लेटर दिया और मैंने मांगनी की कि इस पे जो भी कब्जा हो रहा है उसे रोका जाए और ये रिजर्वेशन शहर का आखिरी डिसीजन इसे बचाए। लेकिन मुझे सही से जवाब नहीं आया। कब्जा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। फिर मैंने और यानी लेटर्स दिए, फिर मैंने और आरटीआई के थ्रू निकाला। जो 7-12 फेरफार हुए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर ऑफिस जाकर के मैंने उसकी डिटेल्स निकाली। तो वहां से मुझे एग्रीमेंट मिला जो 21-22 के अंदर ही हुआ था। तो वो भी एक शॉकिंग था मेरे लिए कि यानी जमीनों का जो रिजर्व जमीन है उसका भी खरीद बेच हो रहा है और वो आधे से आधे कीमतों में खरीद बेच हो रहा है। और हमारा रिजर्वेशन शहर के लिए जो बन के मिलना चाहिए था, देखिए मैं आपको बताऊंगा 6 रिजर्वेशन। एक खेलने का ग्राउंड है जो हमारे शहर के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारे शहर की आबादी 13 लाख के करीब पहुंच चुकी है और शहर के अंदर कहीं पे भी ग्राउंड नहीं बचा। स्टेडियम है वो हमारे कोई काम का नहीं है। हमारा बच्चा वो खेल नहीं सकता, इतना महंगा वहां पर एफर्ट कर नहीं सकते बच्चे लोग। हमारे शहर के पास कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ 13 एकड़ का कॉलेज था, स्कूल थी, मार्केट नहीं हमारे शहर में, वो मार्केट था। आज हमारे शहर में बस डेपो आ जाता 5.5 एकड़ का। तो ये सब चीजों के लिए मैंने काफी लेटर्स वगैरह दिए। लेकिन मुझे पता चल रहा उनके कब्जे बढ़ते जा रहे और हमारा फिर आपने देखा किस तरीके से धरना आंदोलन हुआ। मतलब आप कैसे कह रहे हो कब्जा कर रहे हैं, जब आप बता रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीदा है, 7-12 पे उनका नाम है,
तो आप कैसे आरोप लगा सकते हो कि वो कब्जा कर रहे हो? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि 7/12 पे उनके नाम चढ़े, तो ये काफ़ी शॉकिंग था कि ये होना ही नहीं चाहिए था। इसके पीछे जो कहानी है वो ऐसी है कि यानी ऑलरेडी वो रिजर्वेशंस प्लॉट थे। आप एक पार्टी के अध्यक्ष हो, आपके एमएलए हाउसिंग मिनिस्टर बने 19 में जीतने के बाद, उनके अंदर पूरी हाउसिंग सोच है यानी ये प्लॉट वगैरह सब आते पूरे पूरे महाराष्ट्र के उनके अंडर में आता था और वो मोला क्षेत्र के तो खुद आप एमएलए थे, उनके पार्टी के एमएलए। तो जब आपने उधर से खरीदी वो जगह, तो आप कहे के लिए खरीदा? अगर शहर का कोई रिजर्वेशन था, तो हाउसिंग मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी वो आपको डेवलप करके देवे। वो अपने अध्यक्ष को रोकते कि आप वहां पर मत खरीदो, वहां पैसा मत डालो। हमारे शहर का जो रिजर्वेशन है अगर टीएमसी बना के देवे, नहीं बना के देती तो आप हाउसिंग मिनिस्ट्री से पैसा लेकर आके उसको बनाते। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा यानी वो सिंपल वो जमीन खरीद बेच नहीं हो सकती थी। नहीं तो इसमें मतलब बार-बार इसमें हर चीज़ के लिए जितेंद्र रायवाट को ही ज़िम्मेदार बनाया जाता है। तो आप लोगों ने इसमें जितेंद्र रायवाट कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं इस करप्शन में या इस घोटाले में? आपके अनुसार अगर कहा जाए कि ये एक स्कैम है, ये एक घोटाला है, तो इसमें जितेंद्र रायवाट कैसा इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये आप लोग बार-बार जितेंद्र रायवाट के ऊपर और शमीम खान के ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो कैसे लगा सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है? क्या कागज़ात है आपके पास कि जो इस तरह का आप इल्ज़ाम लगाएँ? देखिए, कागज़ात की बात मैं आपको बताऊँ कि आप हाउसिंग मिनिस्टर हो, आप मिनिस्ट्री में रहते हुए हमारे शहर के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो आपके काफ़ी करीबी है, हर जगह आपका यानी उनके साथ नाम जुड़ा हुआ रहता है। देखिए और जो इस शहर के एक चर्चित बिल्डर है नूरुद्दीन नाइक साहब ने उन्होंने 19 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भी यहाँ पर ज़मीन का हेर-फेर होता है उसके वो 15% दलाली लेते, कमीशन लेते जितेंद्र अवार्ड यहाँ से। तो मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? आरोप तो उन पे हमेशा से लगते हैं। आपने चाहे कब्रिस्तान में स्लाटर हाउस का जो रिजर्वेशन का हेर-फेर हुआ, उसमें भी उनका नाम सामने आया। हॉस्पिटल का जो आपने देखा होगा खुद जाकर वीडियो बनाते खड़े हो गए कि मैं ये हॉस्पिटल बन रहा है मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। आपने देखा कभी कब्रिस्तान में जाकर के मिट्टी घोटाला जो हुआ, खुद उठा करके यहाँ पहाड़ से अपनी साइड से मिट्टी भिजवा करके वहां मिट्टी उठा करके लोगों को बता रहे कि गुजरात की मिट्टी है। मैं नाम खुद ही जुड़ के आते। अभी भी वो हाउसिंग मिनिस्टर थे तब जाकर के 2021 और 22 में जब आपकी सरकार थी, आप यानी महाविकास आघाड़ी में आप सत्ता में थे और आपके अध्यक्ष ने खरीदा ये जगह, तो आप क्या रोक नहीं सकते थे? क्या ये शहर का आखिरी रिजर्वेशन प्लॉट था? क्या इस पे यानी शहर के लोगों को बन के नहीं मिलना चाहिए? वहां पर यानी आपको तो खुद पैसा ला करके बना के देना चाहिए था। आप कैसे नहीं बिल्डर को उनको बेच के दे रहे हो? और ये कब्जा मैं आपको बोल रहा हूँ सौरभ भाई, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे यकीन से बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने अभी आवाज नहीं उठाई, इस शहर में अपने हक के लिए बात नहीं की है, इसके आगे इसका हमारा साथ नहीं दिया, तो ये रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा और ये लोग कुछ भी बना कर नहीं देंगे हम लोगों को। 31 एकड़ का रिजर्वेशन है, ये आपके हाथ में 5-10 गुंटा 20 गुंटा बना के दे देंगे और बोलेंगे क्यों नहीं वो कैमरे पे आकर के बता रहे। मेरे धरने में भी मैंने बैठ के ये आवाज उठाई ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताए तो सही, वो अधिकारी बताए कि वो 31 एकड़ के बदले कितना एकड़ दे रहे हम लोगों को बना करके, या बिल्डर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताए। मैं आरोप और मेरे को उनसे इल्जाम लगाने का मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है। मैं तो मेरे शहर की जमीन के लिए बोल रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा कल खेलेगा कहाँ? नहीं, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ शहर के अंदर बार-बार जितेंद्र रायवाट के ऊपर आरोप लगते हैं कि दलदली ज़मीन दे दी गई, वो कब्रिस्तान कहीं और थी तो कहीं और दे दिया गया है। कब्रिस्तान की जगह पे बिल्डरों को फ़ायदे के लिए उसको छोड़ दिया गया। तो इस तरह के आरोप लगाते हैं लेकिन अभी तक किसी ने कोई सिद्ध नहीं किया है। देखिए ये आप मेरे को पता है कि वो दलदली जगह नहीं, फ्लड हाउस। मैं सिद्ध करने के लिए आरटीआई के थ्रू पेपर है सब बाहर में, हमारे शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट ने उसके पेपर निकाले हुए, उसमें साफ लिखा है अत्यंत दलदली सी जगह है और वो स्लाटर हाउस के लिए दी गई जगह थी। क्या वो आरोप गलत है? क्या वो जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो अभी एपीसीआर जो कोर्ट से ये निजीकरण रोकने के लिए जो हॉस्पिटल का ऑर्डर लेकर आए, क्या उसमें उनका रोल नहीं था उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए देने के लिए? क्या उनका रोल नहीं है? अभी लाइब्रेरी की जगह का जो है, हम लाइब्रेरी की जगह मुसलसल जा जाके बता रहे कि ये लाइब्रेरी की जगह है, लेकिन वो स्कूल के एक पीछे सहन के अंदर जा करके एक जगह बना करके बता रहे कि ये लाइब्रेरी की, तो वो जगह लाइब्रेरी का जो रिजर्वेशन है वो किसको देने के लिए कर रहे? क्या ये उनका उनका जिम्मेदारी नहीं है? आप इस शहर के एमएलए रहते हुए इस शहर के रिजर्वेशन को हमेशा आपने मिस गाइड करके लोगों को गलत जगह बताने की कोशिश की है। कब्रस्तान के टाइम पे भी आपने लोगों को गलत बताया, आज स्लाटर हाउस चला गया। इस शहर में अगर स्लाटर हाउस बन जाता तो 10,000 इस शहर के युवाओं को नौकरी लग जाती। क्या ये उनका यानी गैर जिम्मेदारी नहीं है? उनका नाम नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कि जितेंद्र रायवाट यहाँ के गृह निर्माण विभाग मंत्री भी थे। आपने कमिश्नर से मुलाकात की, जिलाधिकारी से मुलाकात की, तो कभी आप एक जो है शिष्टमंडल के रूप में कभी समस्या को लेकर जितेंद्र रायवाट से भी मुलाकात की? देखिए देखिए शायद में ये सब हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा कभी आपने मुलाकात की जितेंद्र रायवाट से?
नहीं, मैंने कभी मुलाकात की नहीं और मुझे करनी भी नहीं है। मुझे पता है कि उनको यानी से कि करप्शन करने आता है और ये हेर-फेर करने आता है, वो शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनसे जाऊँ ही क्यों, मिलूँ ही क्यों? मैं जितने कंसर्न विभाग है, मैं वहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स रखता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर जब एक आदमी, मुझे पता है, आप मुझसे क्या कह रहे हो? क्या मैं चोर के हाथ में जाकर के चाबी देके बोलूँ कि भाई ये चोरी हो रही है, ज़रा देखो इसको रोक लो? नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ कम ये? से कम वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, मंत्री थे, तो एक बात तो अपना जाना हक बनता है ना। चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो चुने हुए प्रतिनिधि का काम यहाँ पे कर्तव्य क्या निभाया आज तक? इस शहर के लिए क्या किया मुझे ये तो पता है। सिवाय वो आकर के कैमरे पे आकर के रोने और गाने के अलावा, उन्होंने एक्टिंग करने के अलावा, ड्रामा करने के अलावा शहर के लिए किया क्या है? आज उनकी मिनिस्ट्री से मुझे बताइए, आज उनके एमएलए फंड से मुझे बताइए शहर में क्या विकास विकसित हुआ है, क्या विकास हुआ है आज तक? ये 15 साल के उनके टर्म में मुझे एक चीज बताइए जो एमएलए फंड से उन्होंने लाके हमारे शहर के लिए, जितनी भी चीजें बनी हो तो उनके आने से पहले बनी थी और जितनी बनी थी उतनी पे ही रुक गई। नहीं कुछ आई नहीं, उन्होंने हमेशा आके नाले गटर की ओपनिंग की है, जो एक नगर सेवकों का काम होता है, जो यानी महानगर पालिका की नीति होती है। तुम्हारी नीति से जो कॉलेजेस बनना चाहिए था शहर में, जो शहर के अंदर लाइब्रेरीज बनना चाहिए था, हॉस्पिटल्स बनना चाहिए था, हेल्थ पे काम होना चाहिए था, एजुकेशन पे काम होना चाहिए था, वो कहाँ हुआ? तो मैं ऐसे आदमी को जिसको काम करने का तरीका ही नहीं पता, और जो मुझे पता है कि यानी हर तरह के भ्रष्टाचार में उनका नाम पीछे आता है, मैं उनके पास जाकर के क्या कंप्लेंट करूंगा और क्या उनसे उम्मीद करूंगा और क्या रिक्वेस्ट करूंगा? इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मुझे पता है, मुझे तरीके पता है कहाँ से क्या चीज लानी चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, मैं वहां जाकर बात करता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने उस दिन जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया जिलाधिकारी ने आपको? जी देखिए, मैं अधिकारी साहब ने, जब हम धरना आंदोलन के लिए बैठे वहां पर, तो उन्होंने अपने लोगों को भेज करके हमें बुलाया, वहां हमारी 15-17 मिनट उनसे बात हुई। उन्होंने हमसे कहा कि क्या डिटेल्स है क्या नहीं, तो मैंने उनको जब सब डिटेल्स बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। मैं बोला सर मुझे पता है, मैं उनसे कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिल चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने उनके साथ वहां पहले अगस्त महीने में जाके पैदल मार्च करके हम लोग 12 किलोमीटर चल के जाके उनको निवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने वो नोट डाउन किया है, मुझसे कहा है कि जरूर इस पर हम इंक्वायरी भी करेंगे और हम उनको भेज भी रहे इंक्वायरी करने के लिए। फिर इसी को लग करके ना मैंग्रोव का भी कुछ मामला था, वही जगह पर मैंग्रोव है, देखो मैंग्रोव मिटा करके भी शहर को खतरे में डाला जा रहा है, अपने जाति निजी फायदे के लिए ना मैंग्रोव भी खत्म किया जा रहा है शहर का। कल को अगर 26 जुलाई 2006 जैसा कोई बाढ़ आ जाए तो पूरा शहर बह जाएगा, क्योंकि जो मैंग्रोव पिछली बार तो भी रोक रहे थे उस पानी को, इस बार तो वो रहेंगे भी नहीं। पिछली बार जो पीछे का हिस्सा जो खाड़ी था, वो पूरा बिल्डरों ने खत्म कर दिया है मैंग्रोव को। अच्छा, तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताया? कोई समय सीमा नहीं बताया, लेकिन देखिए हमने यानी जितना, हमने अभी उनको बोला है कि जल्द से जल्द अगर हम फॉलो अप लेंगे, इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद मैं वापस उनसे हमारे पत्र व्यवहार के थ्रू पूछूंगा कि क्या उन्होंने किया है। अगर नहीं रहा तो फिर मैं आगे आगे हमारी कार्रवाई और करूंगा। आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए हमारा अगला कदम यही है कि आपको पता होगा कि न्यायालय से ही इसका इंसाफ होगा, सब एक मिक से मिले हुए इंशाल्लाह ताला एमआई तो इस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट जाए? हाई कोर्ट निश्चित जाएंगे। मैं जाएंगे हाई अभी कोर्ट? अभी तक मैंने जितने भी पेपर वर्क किया है, मुझे जितना भी टाइम लगा है, साल 1.5 साल इन लोगों ने मुझे पेपर किया था, मैं उसके लिए दौड़ा हूँ। मैं तो अभी आवाम को जागरूक कर रहा हूँ कि वहां पर क्या चीजें हैं। देखिए बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हम बुकिंग डाल चुके हैं या हम बुकिंग डालने वाले हैं, आप क्या राय देते हो? तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी को कोई राय नहीं दूंगा, आप समझदार हो, आप सोच कर वहां बुकिंग डालिए कि आपको पैसा डालना चाहिए कि नहीं। अगर नोएडा जैसा कोई फैसला आ गया, हम हमारे शहर की हक की लड़ाई लड़ेंगे। कोई फैसला आ गया, ये जमीनों का हेर फेर टोटली गलत है, रिजर्वेशन प्लॉट पहले तो बिकने नहीं चाहिए थे, बिके तो हमको पता होना चाहिए कि क्या हमको बनाकर मिला। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी रही, कोर्ट कोई फैसला दिया, तो आप खुद जिम्मेदार होंगे आपके नुकसान या फायदे। तो अभी जिस दिन आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसके 2 दिन के बाद ही, दूसरे दिन या तीसरे दिन, सलीम खान के ऑफिस के बाहर कुछ लोग नकली हथियार रखते चले गए थे, और उस पर सलीम खान ने से शंका जताई है कि हमारे खिलाफ साजिश है और मेरी जान को खतरा है। इस मामले में आपका क्या है? देखिए कि कैसा है कि आपको पता होगा कि किस तरीके का कैरेक्टर रहा है उनका, मुझे बताने की जरूरत नहीं, शहर जानता है। कभी लाश शहर बॉडी में से गुजर जाना, कभी टोरेंट में जाके फांसी लगा लेना, और वो तो कोई नहीं, और अजब बात नहीं कि अभी बंदूक, नकली छलने वाली बंदूकों से डर जाना, जो मैं उनका वीडियो देखा वो काफी डरे हुए थे। डरना हमको चाहिए, आप तो कब्जा लेकर बैठे, डरना हमको चाहिए। हमको यानी फिक्र होना चाहिए कि हम इतना बड़ा स्कैम खोल रहे हैं इस शहर में, जिसमें नेता, मंत्री, एमएलए और सबके मिले होने का पूरा पूरा यानी दिख रहा है, नजारा लग रहा है। तो हमको डरना चाहिए, बड़े बड़े बिल्डर माफिया, हमारी जान को खतरा है। कंप्लेंट तो मैंने भी की है, मैंने भी यानी सब तरफ यानी वो मांगा है कि भाई मैं इतना बड़ा स्कैम खोल रहा हूँ मेरे शहर का,
मुझ पे कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है। तो इस इसकी मामले की जांच की मांग करेंगे आप? जी, पुलिस बेशक प्रशासन बेशक को? उनसे उधर जाँच की माँग करूँगा, किसी भी पार्टी के सामने अगर ऐसा आएगा तो बेशक हम जाँच करेंगे। और आप मुझे पता है कि ये सब जो है ना ड्रामेबाज़ी है, कुछ है ही नहीं। जान को खतरा हमारे ऐसे लोग को होता है जो करप्शन खोलते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनकी जान को खतरा नहीं होता। अच्छा, जो अभी ये इंटरव्यू हुआ है 31 एकड़ ज़मीन को लेकर, तो इस 31 एकड़ ज़मीन को के मामले में आप मुंब्रा कौसा की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक देख रहे हैं, आप जी, देखिए मैं मुंब्रा की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत सोच समझ करके फैसला कीजिए। आपने पिछले 15 साल के एमएलए और 20 साल के नगर सेवकों को देखा कि किस तरीके से इस शहर के मुस्तकबिल को उन लोगों ने छन्नी-छन्नी कर दिया है। हमारे शहर को कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है, जहाँ हमारे शहर के पास ना हेल्थ के लिए कुछ है, ना हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे क्लिनिक्स है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, ना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल्स है। अब तो हाल ये है कि हमारे शहर में नशा आम हो गया है और खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है। उस पे भी इन लोगों के बिल्डर माफिया ने कब्जा करके बैठ गया। आपका जो वोट होता है ना, वो आपका वोट नहीं, आपका हक होता है और आपका एक ऐसा राइट होता है, जिससे आप एक ऐसा फैसला लेते हो कि उससे आपका मुस्तकबिल जुड़ा होता है। जिसको भी आप चुनते हो, वो ना ही सिर्फ आपके बीच में, वो ऐवानों में जाकर के आपके मुस्तकबिल के लिए फैसले करवा सकता है। जहाँ पर हमारे खिलाफ कानून बने जाते हैं, वहाँ पर वो बातें रख सकता है। जहाँ पर ये सब करप्शन किए जा सकते हैं, वहाँ रोक सकता है। अगर आपने अपने वोटों की ताकत ऐसे चोरों के हाथ में वापस दे दी, तो आज जो जमीनें बची है वो आगे नहीं बचेगी। आपके हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, ये जितने भी बिल्डर्स इस पे कब्जा ले रहे हैं, आज तुम्हारे मेरे बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए तरस रहे हैं, घूमने के लिए उनको कोई चीज नहीं मिली, अच्छे एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, और यही सब हमारी चीजें बेच करके इनके बच्चे फॉरेनों में पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेनों में घूम रहे हैं, और इन लोगों ने अपना सेकंड जो होम है वो बाहर सब तैयार कर लिया है। ये आखिरी जमीन है, इसका हेर फेर होगा, ये बेच के चले जाएंगे। तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हमारी पार्टी हम लोगों को एक बार मौका देके देखे। बहुत हुआ अभी, यानी 15 साल के एमएलए, 20 साल के नगर सेवक, ये नाकारा नेताओं को और झोल-झाल के बिल्डरों को शहर से दूर करिए। यही मैं आवाम के साथ अपील करना चाहूँगा। देखिए, ये थे सैयद पठान साहब, इन्होंने सारी बातों को का खुलासा किया, खुले तौर पर अपनी बात को बेबाकी से रखा है। और शहर में हर किसी मुद्दे पर अगर यहाँ पर कोई संघर्ष कर रहा है, तो वो है सैयद पठान साहब। शहर का कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पर ये अपना पत्र व्यवहार, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, पैदल मार्च करते रहते हैं। अब ये यहाँ के लोग आंदोलन सम्राट बन चुके हैं, लोग इनको आंदोलन सम्राट कहने लगे हैं। तो देखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।